कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी में अब जुट गए होंगे। और कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने धमाल मचा रखी है। जिधर देखो उधर जो कक्षा 9 के कमेंट आपको मिल जाएंगे, चाहे वीडियो सेक्शन के कमेंट सेक्शन में देख लो या फिर आपके जो वीडियो के आप जो इसमें व्हाट्सअप पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, टेलीग्राम पे देख लो, हर जगह पे जो कक्षा 9 के विद्यार्थी ऐप पर देख लो, कई सारे बच्चे ऐप पर भी मैसेज कर रहे हैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों को पढ़ाओ। अब जब भी वीडियो डालता हूँ कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों के कमेंट पहले तैयार हो जाते हैं। तो शुक्रिया आप सभी विद्यार्थियों का इतना स्नेह प्रेम देने के लिए, और सॉरी इसके लिए कि अब आप जो इतने दिन से तैयारी नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब आपके जो 8वीं बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं वो उनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब मैं आपको जो कक्षा 9 के बच्चों को यहाँ पे तैयारी करवाने वाला हूँ और इतनी शानदार तैयारी करवाएंगे आपको कि आपका जो सपना है इस बार है जो अपनी परीक्षा में 100 में से 100 का नंबर प्राप्त करने का, वो आपका पूरा होने वाला है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो कक्षा 9 वालों ने जो एक टेस्ट दिया होगा 30 मार्च और 31 मार्च के बीच में आपने एक टेस्ट दिया होगा, इनामी टेस्ट। तो उस टेस्ट का रिजल्ट भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वो टेस्ट सीरीज जो है वो किस बच्चे को मिलने वाले हैं उसका रिजल्ट भी आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने आपकी जो कक्षा 9 की गणित का एक वीडियो पहले अपलोड किया था, लेकिन उसमें आपके भाग ही आपको करवाया था ये। तो इसका जो सेकंड पार्ट आपके बाकी था ये, जिन बच्चों ने भी ये वीडियो नहीं देखा था आप ज़रूर देख लेना। 30 तक के प्रश्नों के उत्तर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपको भाग ब के जो प्रश्न है इसका सेकंड पार्ट है वो सोल्व करवाने वाला हूँ। एक बार जल्दी से इसकी जो 30 तक के प्रश्न हैं उनको भी हम इस वीडियो में जल्दी से मैं आपको आंसर बताता हूँ। इतना समय नहीं लेंगे लेकिन जल्दी से इसका आंसर बता लेंगे ताकि कोई नया विद्यार्थी होगा तो भी इसको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। बाकी हम इस वीडियो में जो खंड ब है उसका सॉल्यूशन करेंगे। और आपने कई सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि आप जो पूरे एक ही वीडियो में पूरे पेपर को सोल्व करवाना है। तो अब से आपके जो पूरा पेपर एक ही वीडियो में आपको सोल्व करने को मिलेगा। और अधिकतर विद्यार्थियों ने यही कमेंट किया था। तो मैं आपको इस पेपर में इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक पेपर सोल्व करके बताने वाला हूँ। ये आधा पेपर तो मैंने पहले ही सोल्व कर लिया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक बार वापस जो शुरू से लास्ट तक के जो इसका आंसर वो आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। तो अब आपको लगातार यहाँ पे वीडियो मिलते रहेंगे। अगर इसका PDF आपको मिल जाएगी ऐप के ऊपर, तो आप ऐप से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐप की जो कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज उसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी। बहुत सारे जो पेपर आपको उसमें ऐप के अंदर उपलब्ध हैं। पहला प्रश्न ये कि √5 कैसी संख्या है, तो √5 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है कि x² - 25 का हल कितना होता है, तो x² - 25 का जो हल होता है x + 5 x - 5 होता है। क्यों होता है, तो x² - 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक सरल समीकरण हो जाएगी a² - b²। इसको हम क्या लिखते हैं, a + b और a - b। ठीक है, a का मान x है तो x + 5, ठीक है, और x - 5 इसका उत्तर रहेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर ऐसे आपके रहेगा। x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इसका प्रतिच्छेद बिंदु ओरिजिन होता है, इसको मूल बिंदु कहा जाता है। तो इसका तीसरे का आंसर क्या रहेगा, मूल बिंदु रहेगा। फिर आपके क्वेश्चन नंबर आपके 4 है। इसमें आपको x + y = k का हल 2,0 है, तो k का मान ज्ञात करना है। इसमें ये बिंदु दे रखा आपको 2,0 इस समीकरण का हल है। अगर इसका हल है तो फिर x और y की जगह पे इसका मान लिख लेंगे। तो x की जगह पे लिखेंगे 2 और y की जगह पे लिखेंगे 0 और बराबर में आपका k। 0 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 2 ही बचेगा, तो k का मान कितना आ जाएगा, आपके 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आपके क्या रहेगा, 2 इसका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके कि -3, -4 कहाँ स्थित होंगे। जब दोनों ही माइनस के होंगे तो आपके तीसरे में आते हैं। ठीक है, दोनों ही माइनस के होंगे तो आपके तीसरे में आते हैं। पहले में आपके x+ और y+ होता है, दूसरे में x - y+ होता है, तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं, चौथे में x + y- होता है। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो कमेंट करके आपको बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, तृतीय चतुर्थांश करेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी बिंदु पर बनने वाले समस्त कोणों का मान कितना होता है, तो एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण होता है। अब 360 डिग्री में कितने समकोण होते हैं, तो 90 का भाग दे दो 360 में, तो समकोणों की संख्या आ जाएगी। 0 से 0 कटेगा, 90 9 का भाग देंगे 36 में, तो 4 उत्तर आएगा। तो कितने समकोण होते हैं, 360 डिग्री के कोण में 4 समकोण होते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न दे रखा है, यदि P ये जो बिंदु दे रखा है कि P त्रिभुज PQR में ये सर्वांग सम है आपके EFD के, तो कोण E का जो मान है आपको इसमें बताना है कि कोण E का मान कितना होगा। तो कोण E का जो मान है, अगर ये सर्वांग सम है तो संगत जो बिंदु होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे, संगत कोण भी बराबर हो जाएगा। तो E जो है देखो P के साथ में हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, हम P करेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो हीरोन का सूत्र वो आपको याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसका आंसर रहेगा। फिर ये क्या है आपके, ये तो ये आपके त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है और ये त्रिभुज का परिमाप होता है। ए प्लस बी प्लस सी परिमाप होता है, 2 का भाग दे देंगे तो सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप रहेगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें आपको जो हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना, वो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 3πr² होता है हेमी स्फीयर का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, अब देखो उत्तर पाई में ही लाना है तो आपको पाई का मान लिखना ही नहीं है इसमें, तो 3π × r का मान 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 तिया कितना होता है, तो 25 तिया 75 होता है, तो उत्तर कितना आएगा 75 पाई आएगा। कहाँ दे रखा है 75 पाई, तो ऑप्शन नंबर डी द में दे रखा है। किसी भी आयत चित्र में प्रत्येक आयत का जो आधार होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो वर्ग अंतराल उसको कहा जाता है, इंटरवल कहते हैं इसको, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, चौड़ाई या फिर इसको इंटरवल कहा जाता है। एक रेखा पर जो बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो एक रेखा के ऊपर कितने बिंदु होते हैं, एक रेखा के ऊपर जो अनंत बिंदु होते हैं, एक रेखा के ऊपर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। तो याद रख लेना एक रेखा के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि एक बिंदु P है, ठीक है, एक बिंदु P है, इस P बिंदु से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, कमेंट करके बताना है। और एक दूसरा बिंदु है A और दूसरा बिंदु एक और B है, और ये 2 बिंदु आपके अलग हैं A और B, इन 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, ठीक है। दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अलग अलग हैं और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एक बिंदु से कितनी रेखा गुजर सकती हैं और 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। फिर आपके अगला प्रश्न जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाला है कि 1/2 + √3 के हर का जो परिमेयकरण करना है, इसमें आपके जो रेशनलाइजेशन करेंगे तो उसका कॉन्ग्रुएंट लेते हैं, इनकी इसका संयुग्म लिया जाता है। तो संयुग्म में क्या होता है, इसका उल्टा निशान लेते हैं, तो 2 + √3 है तो उसमें 2 - √3 से गुणा करते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्देश अक्षों के मध्य कितने का कोण होता है, तो ये x अक्ष, आड़ी रेखा x अक्ष, खड़ी रेखा y अक्ष, ये क्षैतिज रेखा होती है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, इन दोनों के बीच में कितने का कोण बनता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। एक दूसरे को लंबवत काटती हैं तो 90 का कोण बनता है। मूल बिंदु के निर्देशांक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है और आपके वापस पूछा जाएगा, याद कर लेना। जिन भी बच्चों को याद नहीं है, अब तक तो बच्चों को याद हो गया होगा, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 ही होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, चतुर्भुज कोई सा भी हो, चाहे वर्ग हो, आयत हो, समलंब चतुर्भुज हो, रोम्बस हो, ठीक है, सारे के सारे जो चतुर्भुज हैं इन सभी के जो अंतःकोण का योग है वो 360 ही होता है। तो कमेंट करके बताना कि चतुर्भुज के बहिष्ठ कोणों का योगफल कितना होता है, इसके बहिष्ठ कोणों का योगफल कितना होता है, और एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। और इसका उत्तर तो हो जाएगा 360, 360 डिग्री इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर है, तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, आपने भी कमेंट किया कितना है, 180 किया था। 180 में 3 का भाग देंगे तो प्रत्येक कोण कितने का आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो इसका उत्तर कितना लिखेंगे, 60 डिग्री लिखेंगे। आपको कमेंट करके बताना इसी प्रकार से कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, एक वर्ग का स्क्वायर का जो एंगल होता है वो कितना होता है। r त्रिज्या वाले शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका होता है πr कोष्टक l + r, इसका फॉर्मूला होता है। ये आपके जो πr कोष्टक l + r जो होता है ये किसका फॉर्मूला है, ये आपके शंकु का जो कोण होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कमेंट करके बताओ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है, जो इसका जो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, CS से आपको कमेंट करके बताना है कोण का। अगला प्रश्न आपके ये जिसमें आपको सत्य असत्य बताना, ये आपके इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आपके लिए अब असद में कहीं ना कहीं ये काम आएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी 5 है, जब भी x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y का मान बताना है। तो y का मान कितना है, इसमें 6 है, जबकि ये कह रहे हैं कि 5 है, तो ये आपके असत्य रहेगा। 0 एक अपरिमेय संख्या है, तो 0 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, 0 तो एक परिमेय संख्या है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ऊपर 0 हो सकता है, नीचे अकेला 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये आपके असत्य रहेगा। एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो ये आपके गलत है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा है ये, तो यूक्लिड की प्रमेय के अनुसार इसको दोनों तरफ है जो आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों प्रश्न अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, कमेंट करके बताने कि पाई किस प्रकार की संख्या है, पाई परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है।
फिर आपका अगला प्रश्न है जिसको आपको जो यहाँ पे समीकरण बनाना है। तो किसी संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ा जाए तो 25 के बराबर आता है। तो संख्या को मान लेंगे x को 5 से गुणा करेंगे, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके 25 आएगा। ये इसका समीकरण बनेगा। बिंदु की ये बताना है कि ये बिंदु है जो 6 किस अक्ष से दूरी है। तो उल्टा पूछ लिया इन्होंने, 6 किस अक्ष से दूरी है। तो 6 y का मान है तो ये किस अक्ष से दूरी हो जाएगी, x अक्ष से दूरी हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, x अक्ष से दूरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे x अक्ष से दूरी लिखेंगे। एक बिंदु क्वेश्चन आपके लिए और छोड़ता हूँ कि कमेंट करके बताना है। बिंदु P -3,4 की y अक्ष से दूरी कितनी है, कमेंट करके बताओ देखिए। ठीक है, y अक्ष से दूरी आपको कमेंट करके बतानी है। अगला प्रश्न 23वां आपके पूरक कोण किसे कहते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनकी जोड़ 90 डिग्री होती है इनको अपन पूरक कोण कहते हैं। आपको किसकी परिभाषा बतानी है, समपूरक कोण की परिभाषा बतानी है। तो समपूरक कोण किसको कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 90 डिग्री सम होता है इनका। आपको जो सप्लीमेंट्री एंगल का जो इसमें डेफिनेशन देनी है। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, आप कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज के 3 कोण का अनुपात दे रखा है 2, 3, 4। तो कोणों का ज्ञात करना है। तो हम इनको मान लेंगे, कोण A बराबर इसको 2x मान लेंगे, कोण B बराबर कितना मान लेंगे 3x मान लेंगे, कोण C बराबर क्या मान लेंगे 4x मान लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, तो 180 होती है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 है। तो इन तीनों का जोड़ कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x और प्लस में बराबर में 180। तो तीनों की जोड़ कितना हो जाएगा 2 और 3 5 और 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9x लिखेंगे, बराबर में 180 आएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 180 में हम 9 से डिवाइड कर देंगे, इसको भाग दे देंगे। तो 9 का भाग 18 में 2 बार चला जाएगा। तो x का मान आपके 20 आ जाएगा। x का मान कितना आया 20 आया। तो आपको जो ABC का मान ज्ञात करना है। तो कोण A बराबर कितना माना हमने 2x माना ये। ठीक है, ये 2x है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके 2 × 20 बराबर 40 आ जाएगा। फिर कोण B बराबर कितना आएगा, तो आपके 3x आएगा। तो 3 × 20 तो 20 या 60 हो जाएगा। कोण C बराबर कितना आएगा, तो आपके 4x है। तो 4 × 20 तो 4 दूनी 8 80 आ जाएगा। इस प्रकार से तीनों कोणों को आपको ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रकार से जो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। कमेंट भी करते जाना बच्चों, आपके जो कमेंट मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं और आपके ये कमेंट ही मुझे अगला वीडियो लाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ज़रूर कमेंट किया करो कि आपको जो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ वो थोड़े बहुत आपको समझ में आते या नहीं आते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना है। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² और उसका वॉल्यूम आयतन क्या होता है, तो 4/3 4/3 πr³ होता है। फिर आपके ये तो पूरे गोले का आयतन और क्षेत्रफल हो जाएगा। आपको अर्धगोले का इसमें आपको ज्ञात करना है इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का आपके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2πr²। ये आपके CS हैं, कर्व सरफेस एरिया। और इस अर्धगोले का आपको जो टोटल सरफेस एरिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, तो 3πr² हो जाएगा। और इसका अर्धगोले का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन कितना हो जाएगा 2/3 πr³ हो जाएगा। देखो ये जो पूरे गोले का आयतन इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये 4 2 बार कट जाएगा। तो 4 की जगह पे केवल ये 2 आ जाता है, बस बाकी पूरा वही सूत्र है। तो याद कर लेना इन तीनों को अच्छी प्रकार से। 5 सूत्र हैं गोले के स्पेयर वाले, तो इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके 4πr² हो जाएगा। अच्छा, एक गोले में कितने वृत्त होते हैं, एक गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपको कमेंट करके बताना है। देखिए चेक करते हैं, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, कमेंट करके बताना है, जबकि रेडियस सेम होगी, दोनों की वृत्त और गोले की त्रिज्या सेम है। कमेंट करके आपको आंसर देना है। शंकु की त्रिज्या तिर्यक की लंबाई ऊंचाई आपके L बराबर ये दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो आपके H बराबर 4 सेंटीमीटर है। इसमें आपको शंकु का व्यास ज्ञात करना। तो पहले R ज्ञात कर लेते हैं, रेडियस ज्ञात कर लेते हैं, फिर रेडियस से इसका जो व्यास ज्ञात कर लेंगे। हम जानते हैं कि शंकु की तिर्यक लंबाई ये इसका फॉर्मूला क्या होता है L² बराबर R² प्लस H² होता है। L का मान कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर, R का मान हमें ज्ञात करना है और H का मान कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर, या इनके ऊपर कोष्टक लगा देना है। ऐसे थोड़ा अच्छे दिखेंगे ये, ताकि आपको 52 और 42 नहीं लगेंगे ये। तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है और R का स्क्वायर में ज्ञात करना है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। प्लस के 16 को इधर ले आएंगे तो माइनस के 16 हो जाएंगे। तो 25 - 16 बराबर होता है R का स्क्वायर। 25 में से 16 गए तो बचेंगे 9 बराबर R का स्क्वायर। तो R बराबर कितना बचेगा √9 बचेगा और 9 का वर्गमूल कितना आता है तो 3 आता है। अब तक तो आपको वर्ग और वर्गमूल अच्छे से याद हो गए होंगे।
ठीक है, तो इनको आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेना, बहुत काम आएंगे। एक तो आपको 1 से लगा के 30 तक, ठीक है, किन किन बच्चे को वर्ग याद है कमेंट करके बताना है, और एक को 1 से लगा के 10 तक गण आपको याद होने चाहिए। तो किन किन बच्चों को ये दोनों चीज़ें याद हैं, वर्ग और वर्गमूल, गण और घनमूल। वर्ग 30 तक याद होने चाहिए और गण 10 तक आपको याद होने चाहिए, उनका घनमूल भी। तो ये तो आगे इसकी त्रिज्या। तो व्यास कितना आएगा, तो व्यास बराबर क्या होता है 2 इंटू रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो 2 इंटू त्रिज्या 3 है, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर इसका व्यास रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो भी कमेंट किया करो, मैं आपको और भी समझा दूंगा। अब आपके लिए मेहनत करेंगे तो लगातार यहाँ पे वीडियो आपको मिलते रहेंगे खूब सारे। एक भी वीडियो ऐसा नहीं होगा, मेरे को आश्चर्य होता है कभी कभी कि ये 9th वालों बच्चे कितना जो स्नेह प्रेम रखते हैं और कितना सपोर्ट करते हैं। हर वीडियो के नीचे 9th क्लास के बच्चों के कमेंट मिलेंगे आपको, चाहे आपका कोई से भी क्लास के वीडियो आएंगे, हर वीडियो के नीचे आपकी 9th क्लास के बच्चे उपस्थित मिलेंगे। तो आप सभी इसी प्रकार से स्नेह बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें। अब आपको मैं पूरी तैयारी करूँगा, जितना आप मेरी ओर से हो सकेगा उतना 100% आपको जो यहाँ पे स्कोर करने की आपको तैयारी करवाई जाएगी। बस आपको विश्वास करके जो मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूँ उन वीडियो को अच्छे से समझना है, इनको अच्छे से तैयार करना है। गणित के अलावा आपके बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो आएंगे, उनको भी आपको यहाँ पे सोल्व करवाया जाएगा। और आप भी सोल्व करना चाहते हैं तो ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज है उसको आप ज्वाइन कर लें, उसमें खूब सारे पेपर है, उसमें आपको टेस्ट अलग से आप जो समझ लें। नहीं समझ में आए तो फिर मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवा ही रहा हूँ मैं आपको। अगला प्रश्न आपका ये है कि किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है, वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है वो ये होता है, वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस, इसका फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा या उच्च सीमा। ठीक है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे में क्या होता है 2 आ जाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक आपके वर्ग दे रखा, जैसे ये जैसे वर्ग दे रखा आपके 10 से 25, क्या दे रखा है 10 से 25 दे रखा है। पहले इसको हम थोड़ा सिंपल वे में कर लेते हैं, 10 से 20 दे रखा है। तो ये जो नंबर आपका पहला नंबर, इसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहा जाता है। याद करें ना बच्चों, आपके पेपर यहीं से बनेगा। और आपको पता ही है कि आपकी जो प्रश्नावली 10वीं 11वीं और 12वीं, जो बच्चा इन 3 प्रश्नावलियों को अच्छे से समझ लेगा वो 60 नंबर तो इन 3 प्रश्नावलियों से लेके आ जाएगा, क्योंकि ये 3 प्रश्नावलियाँ 60 नंबर की हैं। और इसमें भी ये 11वीं और 12वीं 25-25 नंबर की हैं। ये 25 का, ये 25 का, 50 नंबर दोनों। आधा पेपर आपका ये 2 प्रश्नावलियाँ कवर करेगी। आपको ये दिखेंगे पूरी प्रश्नावली में, बस आपको गण गणा, ये शंकु बेलन गोला और आपके जो ये वाले सवाल आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपके ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, इन सभी को मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। और यहाँ पर आप इनका टेस्ट वगैरह भी आपको आएगा, मैथ्स का सारी चीज़ें आपको टेस्ट भी देना है। ऊपरी सीमा प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके निम्न सीमा तो हो जाएगी 10, और उच्च सीमा या ऊपरी सीमा क्या हो जाएगी, तो उच्च सीमा आपकी हो जाएगी 20। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो मध्यमान आ जाएगा। मध्यमान के 2, मिड पॉइंट के 2, या वर्ग चिन्ह के 2, क्लास मार्क के 2, सारे एक ही नाम है। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना है। तो वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा 10 + 20 और बट्टे में 2, 10 + 20 30 होते हैं, और बट्टे में 2 लिखेंगे तो 15 इसका आंसर आएगा। तो मध्यमान इन दोनों के बीच की संख्या क्या है, 10 और 15, 25 20 के बीच में 15 आते हैं, तो इसका मध्यमान ये हो जाएगा। आपको इसका अंतराल पूछें, इसकी चौड़ाई पूछें, ठीक है, अंतराल इंटरवल पूछे, तो आपको ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा देना है, यानी कि आपको अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देना है। तो फिर वो कितना हो जाएगा 20 - 10, तो ये एच कितना हो जाएगा इंटरवल, ये आपके 10 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न आपके ये है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखो क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि एक गोले का जो वक्र प्रश्न, अब इसमें वक्र नाम नहीं दिया तो हम इसको संपूर्ण ही समझेंगे। जब तक नाम नहीं दे वक्र का तब तक आपको क्या करना है, संपूर्ण ही समझना है। तो इस एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 पाई है। ठीक है, तो आपको इसकी आर ज्ञात करनी, रेडियस पर पता करना है। तो हम इसका गोले का जो टोटल सरफेस एरिया होता है स्पेयर का, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया वो कितना होता है 100 पाई है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो आपको दे रखा है 100 पाई, ये आपको सवाल में दे रखा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 4πr², और बराबर में क्या आ जाएगा 100 पाई। देखो ये भी इसका टोटल सरफेस एरिया है और ये भी इसका टोटल सरफेस एरिया है, ये भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तुलना कर लेंगे, यहाँ पे पाई का मान लिखना ही नहीं है, पाई से पाई को उड़ा देना ऐसे, क्योंकि बराबर से दोनों तरफ नंबर कट जाते हैं। फिर r² का मान ज्ञात करना है, तो इसमें 100 का अंदर जो बट्टे में 4 ले आएंगे, तो r² बराबर कितना आ जाएगा आपका 100 में 4 का भाग 25 बार चला जाएगा,
तो आर का मान कितना आ जाएगा, √25 आएगा। अब √25 मतलब किसका, 25 किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है, तो इसका त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपके 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है कि आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन का सूत्र लिखना है। फॉर्मूले यही पूछे जाएंगे। एक तो आपको फॉर्मूले सारे याद कर लेने। देखो 11वीं प्रश्नावली में आपके जितने भी फॉर्मूले सब याद कर लेना। आपके 5-7 नंबर तो वैसे ही फॉर्मूले के नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 5-7 तो आपके फॉर्मूले ही पूछे जाएंगे 11वीं प्रश्नावली में से। तो आर और एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन होता है वो गोले के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाएगा आपके ये कि शंकु का आयतन गोले के आयतन का कितना होता है, तो 1/3 होता है, 1/3 होता है। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम इसमें कोण का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यानी कि कोण का जो शंकु का आपके आयतन लिखना है। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन ये हो जाएगा आपके V बराबर 1/3 πr² होता है। ये जो πr² है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है πr², ये बेलन का आयतन होता है। और इसमें अगर 1/3 से गुणा कर देंगे या केवल इसमें 3 का भाग लगा देंगे तो इसका जो आयतन है वो किसका बन जाएगा, वो शंकु का आयतन बन जाएगा। तो याद कर लेना इसको अच्छे से। अगला प्रश्न आपका ये बनता है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आपको क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का आपको इसमें आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें आर बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और अर्धगोले का जो आपके हेमीस्फीयर का क्या ज्ञात करना है, ठीक है। हेमीस्फीयर है, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अर्धगोले का आपको आयतन ज्ञात करना है। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। मान लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 2/3 इंटू पाई का मान या तो 22/7 लिखो या फिर 3.14 लिख लो। तो अगर आपके ये देखो, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ थोड़ी सी आपके सहूलियत के लिए, कि अगर यहाँ पे आर का मान, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना आर का मान, अगर ये आर का मान आपको यहाँ पर 22/7 के इस वाले 7 से कटता हुआ दिखाई दे तो फिर आपको 22/7 ले लेना है। अगर कटता हुआ दिखाई नहीं दे तो फिर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर जो 22/7 की जगह पे 3.14 ले लेना है। क्योंकि इसमें ये कटेगा नहीं तो फिर पॉइंट में उतर आएगा ही वैसे ही। तो इसकी जगह आप जो पहले ये ले लें। और मान लो यहाँ पे आर की जगह पे 7 से कटने वाली संख्या होती, आर बराबर आपके 5 की जगह पे 7 होता, 14 होता, 0.35 होता, ऐसा संख्या आ जाए, या फिर 7/2 आता, तो फिर उसको हम क्या कर लेंगे, 22/7 ही ले लेंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से इसको सोल्व कर सकते हो। तो पाई का मान मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3.14 इंटू आर का मान कितना है 5 है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आपके 5 × 5 × 5, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा आपके 100 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो 2/3 इंटू 314 और बटे में आएगा आपके 100 इंटू 125। मैं 125 और 100 को यहाँ पे 25 के पार से काट रहा हूँ। 25 चौके 100 होता है और 25 पंजे 125 होता है। फिर 2 के पार से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा। फिर काटेंगे 2 के पार से, 2 एकम 2 और 2 के पार से ये कितनी बार कटेगा, 1 बार, 5 बार और 7, 157 बार कट जाएगा। अब क्या करना है, 157 को गुणा करना है 5 से और फिर 3 से भाग दे देना है। तो ये इतना सा काम तो आप भी कर लेंगे, दोनों को गुणा करके पहले फिर 3 का भाग दे देना, अपना आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहाँ तक तो पिछले वीडियो में समझा दिया था। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो शुरू होता है। सेकंड पार्ट इसका हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट आपका ये है कि इसके गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। अब तक भी आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो अब तो कर दो, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट ही मेरे को जो मोटिवेट करते हैं कि हाँ बच्चों को ये पसंद आता है कि मैं जो आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में थोड़ी बहुत आती हैं। तो कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सकूँ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 31वां क्वेश्चन है कि इसमें आपको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करना है, आपके 2x² प्लस में आपके दे रखा है 7x और प्लस में 3। इसमें आपको ABC का मान ज्ञात करना है, A, B और C का मान ज्ञात करना है। A बराबर आपके 2 हो जाएगा और B बराबर आपके 7 हो जाएगा और C बराबर 3 हो जाएगा। फिर इसमें आपको क्या करना होता है, A को C से गुणा करते हैं। A × C बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 × 3 बराबर 6 हो जाएगा। अब 6 के गुणनखंड करने, 6 के गुणनखंड ये आपको रफ में करना होता है। 6 के इधर गुणनखंड करने, यहाँ पे टुकड़े 3 के नहीं करने, 2 × 3 यानी कि 6 के गुणनखंड करने, जिनको जोड़ें या घटाएं तो 7 आ जाएँ। तो वही हो जाएगा 6 एकम 6, ठीक है। 6 एकम 6 यही रहेगा। तो हम इसमें 6 से इसको जो गुणनखंड, इसमें 6 इसी का जो गुणनखंड यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 6 और 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x² प्लस 6x प्लस
एक्स प्लस 3, ठीक है। आपका ये हो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा और बाकी पूरा सेम टू सेम है। तो यहाँ पर हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का मतलब ऐसी संख्या का भाग लगाएंगे जिसका दोनों में चला जाए। एक तो x दोनों में है और एक 2 का भाग दोनों में चला जाएगा, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, 2x कॉमन निकालेंगे। जिसका बाहर कॉमन निकाल रहे हैं इसका भाग देखिए जो बचा हुआ अंदर लिखते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा और एक x से एक x कटेगा तो एक ही x बचेगा, प्लस 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा और x से x कट जाएगा। अब यहाँ जो कॉमन आता है ना कोष्टक में, वही आगे पास वापस है जो कॉमन आना चाहिए। तो पहले ही x प्लस 3 है तो हम क्या कॉमन लेंगे। अब ऐसी कंडीशन आ जाए कि यहाँ पर जो आने वाला है यहाँ पर पहले से मौजूद हो तो हम प्लस का एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैसा वैसे उतार लेंगे, ये एक कॉमन लेंगे वही आ जाएगा वापस। जो 2 बार कोष्टक आया इसको एक कोष्टक में बंद कर देंगे, तो इसको एक कोष्टक में बंद कर दो, एक बार लिख लो इसको। और जो कोष्टक के बाहर घूम रहा है इसको एक कोष्टक में बंद करो, ये तो 2x प्लस 1 को एक कोष्टक में बंद कर देंगे और ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न आपका ये है क्वेश्चन नंबर आपके 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि यदि आपके जो x प्लस 1 इस बहुपद का आपके गुणनखंड है तो आपको k का मान ज्ञात करना है। गुणनखंड है इसका मतलब इसका भाग इसमें पूरी बार जाता है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। जैसे 2 जो है वो 4 का गुणनखंड है, मैं आपसे ये ऐसा कहता हूँ कि 2 है जो 4 का गुणनखंड है। अगर ये 2 4 का गुणनखंड है तो 2 का भाग 4 में पूरा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो इसका मतलब x प्लस 1 का इस बहुपद में पूरा भाग जाएगा, तो हम इसका शून्य ज्ञात करके इसमें मान लिख लेंगे x का, और इसका जो मान आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि शेषफल कितना बचेगा, इसमें 0 बचेगा, तो k का मान इसमें आ जाएगा। तो पहले लिखेंगे हम इसमें x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, इसमें x बराबर आएगा आपके -1। इस बहुपद को हम fx मान लेते हैं या px मान लेते हैं, कुछ भी लिख लो fx px। तो ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब और प्लस में है आपका 8x स्क्वायर और फिर आपका 3x और प्लस में है आपका k, ठीक है। इसमें आपको x बराबर -1 रखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 आपको यहाँ पे इसमें आपको एंटर कर देना है। तो जहाँ x है वहाँ पे क्या लिख लेंगे, x बराबर -1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका f-1 बराबर ये 2 और -1/3 और प्लस 8 इंटू -1/2 प्लस 3 इंटू -1 और प्लस में k। इसका मान यहाँ पे लिख लेंगे और बराबर में आपको ये लिखते जाना है। जब घात माइनस में हो, विषम संख्या में हो तो उसका माइनस बाहर आ जाता है, तो ये -1 ही होगा तो इसको -2 हो जाएंगे। प्लस घात सम संख्या तो ये माइनस गायब हो जाता है, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 1 का घन 1 ही रहेगा। -3 एकम 3 माइनस का और प्लस में k आ जाएगा। इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो माइनस वाला दोनों जुड़ जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका -5 और प्लस के 8 और प्लस में k। अब ये इसका शून्य है, तो आपको इसका मतलब ये क्या है कि इसके बराबर में 0 होगा। तो हम इसको हल कर लेंगे, -5 और प्लस के 8 प्लस के 3 बचेंगे क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो 0 बराबर 3 प्लस k, तो k का मान ज्ञात करना है, तो प्लस के 3 इधर ले आओ, माइनस के हो जाएंगे, तो k बराबर कितना आ जाएगा, -3 इसका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आपको इस समीकरण को हल करना है। क्वेश्चन नंबर आपके जो 34वां है वो 33वां है वो देखते हैं। इसमें इस समीकरण का आपको क्या है, 2 हल ज्ञात करना है। तो 2 हल ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। देखो एक छोटी सी ट्रिक है, 4x प्लस 3y बराबर 24 दे रखा है। इसके जब 2 हल ज्ञात करने हो तो एक बार तो x के बराबर में 0 लिख लो, तो इसमें एक हल आ जाएगा, और दूसरी बार क्या करेंगे, y के बराबर में 0 लिख लेंगे, तो दोनों हल आ जाएंगे इसके। x बराबर 0 लिखेंगे तो ये कितना आएगा आपके 4 इंटू 0 प्लस 3y बराबर 24। 4 को 0 से गुणा करें तो 0 ही आएगा, और इसको 3y में जोड़ेंगे तो 3y आएगा, तो 3y बराबर 24 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा 24/3, तो y का मान कितना लिखूँ, 8 लिखेंगे। तो एक मान तो ये आ गया कि जब हमने x बराबर 0 लिखा तो y का मान कितना आया, 8 आया। एक हल तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा। दूसरा हल हम क्या करेंगे, y की जगह पे 0 लिखेंगे, तो हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 3 इंटू y का मान 0 बराबर 24। अब यहाँ पे y का मान हमने 0 लिखा, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 24। तो x बराबर कितना आएगा 24/4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 छंग 24, तो 6 उत्तर आ जाएगा। जब हमने x का मान 6 आया तो y का मान कितना लिखा था, 0 लिखा था। तो ये इसके 2 मान इस प्रकार से हल प्राप्त हो जाएंगे। हल को कोष्टक में लिखा जाता है, पहला मान x होता है, दूसरा वाला मान y होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिए गए आकृति में x का मान ज्ञात करना है।
ये जो आकृति दे रखी है इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। देखो इस आकृति में क्या दे रखा है, एक लाइन खींच रखी है और उसके ऊपर 3 कोण बना रखे हैं। ये वाला कोण, ये 20 का 86 और ये वाला 50। इन तीनों का जो जोड़ होगी वो 180 के बराबर होगा। इसका मतलब ये क्या है, रेखीय कोण युग्म से एक रेखीय कोण युग्म से एक ही रेखा के ऊपर जितने भी कोण बनेंगे सभी की जोड़ जो होती है वो 180 डिग्री के बराबर आती हैं। तीनों की जोड़ कर लेंगे, 2 होते तो 2 की कोण जोड़ कर लेते हैं, 3 है तो तीनों की जोड़ कर लेंगे। तो कोण x प्लस 86 प्लस 50 बराबर कितना आएगा 180। और यहाँ पे आपको कोष्टक में लिख लेना है रेखिक कोण युग्म। क्या लिखेंगे हम इसमें, रेखिक कोण युग्म लिखेंगे। इसका कारण हम यहाँ पे ये दे देंगे, दोनों की जोड़ कर लो 8 5 13 यानी कि 136 हो जाएगा। तो x प्लस 136 इक्वल टू 180 180। x का मान ज्ञात करना है तो 180 का ट्रांस इधर 136 को ले आओ, माइनस में हो जाएगा, प्लस की संख्या इधर जाती है तो माइनस में चली जाती है। x बराबर कितना बचेगा, तो 10 में से 6 गए तो 4 बचेगा, 7 में से 3 गए तो 4 बचेगा। तो x का मान कितना है 44 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए ये वाला, और इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जो आंसर है वो कि x का मान आपको और प्रत्येक कोण का मान भी ज्ञात करना है। ये आपके PQ एक सरल रेखा है, PQ एक सरल रेखा है और ये O बिंदु है और ये A और ये B है। इसके ऊपर 3 कोण है, एक तो ये वाला कोण, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। तो आपको क्या करना है, ये x है, ये 2x है और ये वाला 3x है। तो आपको प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। इस सवाल में आपको प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। कौन कौन बच्चे इसको हल कर सकता है, कोण AOP, AOB और POQ, BOQ, इन तीनों कोणों का जो मान है वो, एक तो x का मान भी निकालना, पहले x का मान निकालोगे। जैसे मैंने आपको ये बताया 24वां क्वेश्चन, ये 24वां क्वेश्चन करवाया, वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। बस इसमें जो अनुपात दे रखा था इसमें मैंने आपको सीधे ही 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात दे रखा है। ठीक है, ये सवाल और ये सवाल सेम ही है। इसमें अनुपात क्या हो जाएगा, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है, बस बाकी पूरा सवाल सेम ही है। इसमें 2 3 4 दे रखा, वैसे आपके ये वाला सवाल हल करके इसका आंसर आपको कमेंट करके लिखना है, प्रत्येक कोण का मान कितना आएगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि यदि इस चित्र में आपके ये जो चित्र दे रखा है ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में PQ और QR बराबर हैं, इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं, एक तो PQ और एक आपके QR। देखो इस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हैं और आपसे एक कोण दे रखा है, उसका मान दे रखा है 50 डिग्री, ये वाला कोण 50 डिग्री है। तो इसमें आपको PRQ का मान पूछा जा रहा है। PRQ आपको ये वाला कोण पूछा जा रहा है कि ये वाला कोण कितना होगा। एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, इसको इस प्रकार से डायग्राम बना के फिर ये समझ में आपके आ जाएगा। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो कोण है वो आपके 50 डिग्री है और इसकी ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है। तो आपको ये वाला कोण बताने की ये कितना आएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो जैसे ये तो हो जाएगा आपके P और ये हो जाएगा आपके R और यहाँ पर हो जाएगा आपका Q। तो जब ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज है ये, समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब 2 भुजाएं बराबर हैं उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, उनके विपरीत जो सम्मुख भुजा के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब अगर ये PQ और PR बराबर हैं तो इनके जो सम्मुख कोण हैं इनके ये PR के सम्मुख P है और PQ के सम्मुख R है, तो ये दोनों कोण भी आपकी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इनको बराबर ले लेंगे, इसको x ले लेंगे और इसको भी x ले लेंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बराबर है, ये PQ बराबर क्या दे रखा है, QR दे रखा है। तो कोण इसमें आप PQ के बराबर सामने कौन सा कोण है, कोण R है और फिर आपके QR के सामने कोण P है, तो ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। फिर आपको वही समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, त्रिभुज के तीनों कोण P प्लस Q प्लस R बराबर कितना आता है, 180 आता है, 180 डिग्री आता है। तो बराबर में 180 लिख लेंगे। कोण P का मान तो हमें पता ही है, x हमने मान रखा है, Q का मान हमें दे रखा है 50 डिग्री है और R का मान कितना है, x है और बराबर में 180 है। इन दोनों की जोड़ हो जाएगी, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस में आएगा आपके 50 बराबर में 180। प्लस के 50 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 50। तो 2x बराबर 180 माइनस 50 कितना बचेगा, 130 बचेगा। तो 2x बराबर 130 बच गया। आपको तो इसके उत्तर मुख्य याद है, x का मान सही बताया आपने
2 का भाग देने पर कितना आएगा 130 में 2 का भाग दे दो तो 65 इसका आंसर रहेगा 65 डिग्री। ठीक है, तो x का मान कितना है 65 डिग्री। तो ये हमने माना था इसको, ये दोनों बराबर थे, हमने इसको माना कि इसका जो मान है वो कितना है x डिग्री है। तो x का मान अपने है 65 डिग्री, तो इस PRQ का जो मान है वो कितना आएगा आपके 65 डिग्री आएगा। और आपको ऐसे ही सोल्व करके इसको लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपको ये। तो ज़रूर है आप जो कमेंट भी क्या करो ताकि मेरे को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हाँ बच्चों को समझ में आता है। अगला क्वेश्चन ये कि यदि एक 16 सेमी लंबाई की एक जीवा वृत्त के केंद्र से 6 सेमी दूरी पर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। आपको रेडियस ज्ञात करनी है। तो देखो जो ये यहाँ पर अगर एक लंब डालेंगे, जीवा के ऊपर लंब डालेंगे तो ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये टोटल आपके AB है, ये 16 है, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, यहाँ तक कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। इसको हम P नाम देते तो इसमें आपके AP बराबर कितना है, AP बराबर आपके 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और OP कितना है, OP आपके 6 सेंटीमीटर है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो आप ये कि ये OP और ये A, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको कर्ण ज्ञात करना है, AO ज्ञात करना है। तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और हम इसमें इसका त्रिज्या ज्ञात करके व्यास भी ज्ञात कर लेंगे। तो इसका जो कर्ण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये इसमें क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे पहले। तो कर्ण कितना हमें ज्ञात करना है, तो ये तो हम यहाँ पे लिखेंगे OA, यानी कि इसका R का स्क्वायर लिख लेंगे। ये हम इसको R मान रहे हैं। और बराबर में आधार कितना है, तो आधार है आपका 16 का आधा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों की जोड़ 100 होगी। और R स्क्वायर बराबर 100 है, तो R बराबर कितना आएगा √100। 100 का वर्गमूल कितना आएगा आपके 10 सेंटीमीटर आएगा। आपको तो व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास ज्ञात करना है तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2 × त्रिज्या। तो 2 × त्रिज्या का मान कितना आया 10 आया, तो यहाँ लिखेंगे 10, तो 2 × 20 सेंटीमीटर का आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर आपके अगला जो क्वेश्चन है वो आपके ट्राइंगल का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आइसोटॉप्स यानी कि समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा दे रखी है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये सवाल को हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो सीधा ही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओ, और दूसरा ये है कि आप जो हीरोन के सूत्र से इसको हल कर लो। हीरोन का सूत्र में आपको क्या करना पड़ेगा, ये समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये मान लो A है, ये B है और ये C है। ठीक है, ये आपके B और ये C है, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये A बराबर भी 6 है, B बराबर भी 6 है और C बराबर भी 6 है। ठीक है, ये 6 हो जाएगा। फिर इसका S का मान ज्ञात करेंगे, तो S का मान क्या हो जाएगा A + B + C और बटे में 2 आएगा। तो ये हो जाएगा 6 + 6 + 6 और बटे में आएगा 2। तो 6 × 18 बटे 2 बराबर कितना आएगा 9 आएगा। फिर लगाना आपको हीरोन का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे हीरोन का फॉर्मूला लगा के इसको थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, S कोष्ठक S - A, S - B और S - C। S का मान कितना है, सेमी इसमें पेरीमीटर कितना आया 9 आया, तो 9 कोष्ठक 9 माइनस, और आपकी जो भुजा है वो तो सेम ही है सब में 6, तो 6 × 9 - 6 × 9 - 6 और माइनस कर लेंगे इसको, तो 9 × 3 × 3 × 3, ये 3 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो 9 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3, इस 9 के भी हो गए 3 × 3 और 3 बार 3 और लिखे हुए, तो ये और लिख लेंगे इसमें। फिर 2 के जोड़े बन जाएंगे, तो 2 बार तो 3 बाहर आ जाएगा और 1 बार 3 अंदर बचेगा, तो 3 × 9 √3 इसका उत्तर आएगा। ये तो आपके हीरोन के सूत्र से। दूसरा मैं आपको सीधे जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसके हिसाब से भी इसको आप मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसका जो हीरोन का सूत्र के अलावा आपके जो समबाहु त्रिभुज का अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसका डायरेक्ट सूत्र भी आप लगा सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जब तक ये नहीं कहे कि हीरोन का सूत्र से ज्ञात करो तब आप डायरेक्ट भी सूत्र लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है आपके √3/4 × भुजा स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं हो तो ये कहीं पे भी नोट कर लेना। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसमें भुजा की जगह पे डायरेक्ट ही मान लिखो, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो √3/4 × 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, तो ये हो जाएगा आपका √3/4 × 36। अब 36 को 4 के पार्ट से निपटा देंगे, 4 एकम 4 एक बार निपट जाएगा और ये 36 9 बार निपट जाएगा, तो कितना आएगा 9 √3 उत्तर आएगा। तो
तो 9√3 इसका फाइनल उत्तर रहेगा। तो यहाँ पर भी कितना है देखो 9√3 ही आया, चाहे ऐसे सॉल्व करो चाहे उस डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करो, आंसर तो सेम ही आने वाले हैं। तो अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको डायरेक्ट कुछ नाम देकर नहीं पूछे कि हीरोन की सदस्य की सहायता से करो, तो आप ये फॉर्मूला लगा के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये कब काम आएगा, जब आपको अबसद में प्रश्न पूछेगा ना रिक्त स्थान में, तब ये वाला सूत्र आपके ज़्यादा काम आएगा। वहाँ पर आपको हीरोन का सूत्र नहीं लगाना है, सीधा ही फॉर्मूला लगाओ √3/4 और भुजा स्क्वायर और मान ज्ञात कर लो, बस आ जाएगा ये सीधा सिंपल सा सवाल आपके। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों समझ में आपको आ गए होंगे। अगला प्रश्न इसको भी निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके ये रहा आपके 38वां। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 40, 70 और 90 तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे भी मैंने हीरोन का फॉर्मूला लगाया वैसे इसको भी ये जो हल करना है। तो आइए इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं पूरा। तो भुजा कितनी देर की, 40, 70 और 90। तो मैं आपकी भुजा लिख लेता हूँ 40, 70 और 90। तो ए बराबर मान लेंगे 40 और बी बराबर मान लेंगे 70 और सी बराबर मान लेंगे 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी भुजाएँ हैं सेंटीमीटर में। और इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो क्या होता है a+b+c और बटे में आता है 2। तो ये कितना हो जाएगा आपके, तो ये हो जाएगा आपका 40 + 70 + 90 और बटे में आएगा आपके 2। तो इन तीनों की जोड़ करो तो ये हो जाएगा 7 और 4 11, 110 और 90, 200 और बटे में 2। तो कितना आ जाएगा आपके 100 सेंटीमीटर इसका एस का मान आएगा। हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे तो हीरोन सूत्र लिखेंगे इसमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र क्या हमारे पास में, वो होता है आपके √S कोष्टक S - A S - B और S - C और तीनों कोष्टक जो गुणा में है आपस में। मान लिख लो इसमें से, तो इसका मान क्या हो जाएगा, S का मान कितना है 100 है, कोष्टक 100 - A का मान कितना लिखेंगे 40 लिखेंगे, तो 100 - 40। दूसरा 100 - B का मान 70 लिखेंगे, तो 100 - 70। और तीसरा 100 - C का मान 90 है, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। पहले कोष्टक को हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √, यहाँ पे आएगा 100 इंटू यहाँ पे बचेगा 60, तो यहाँ लिखेंगे 60 इंटू यहाँ बचेगा 30, तो यहाँ लिखेंगे 30 इंटू यहाँ बचेगा आपके 10, तो यहाँ लिख लेंगे 10। हल कर लो इसको, तो ये आ जाएगा आपके जैसे इसको टुकड़े कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे 10 इंटू 10। तो ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 10। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 10, तो इसको लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 10, ये 60 हो जाएगा। और 30 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 लिख लेंगे, 3 इंटू 10 और ये 10 आपका वैसे वैसे ही रहेगा। दो तरीके यहाँ पे, या तो इन सभी को गुणा करके आप √ ले लो, वर्गमूल कर लो, या फिर इसके टुकड़े कर लो। यहाँ पे 2 2 के जोड़े बना के ऐसे तोड़ लो इनको, तो आपको तोड़ना इनमें आना चाहिए। तो मैंने 100 को तोड़ा 10 इंटू 10 में, 60 को तोड़ा 2 इंटू 3 6 6 60, इसको हमने तोड़ लिया। 30 को तोड़ा मैंने 2 3 और 10 में, वो 10 को तोड़ा 10 का 10 ही। फिर इसके 3 3 2 2 के जोड़े बना लो, तो एक तो 10 का जोड़ा बन जाएगा, एक इस 10 का जोड़ा बन जाएगा, एक इस 3 का जोड़ा बन जाएगा, बाकी और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। देखो तो हम यहाँ पे जिनके जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर निकाल लेंगे। एक तो 3 का, एक 10 का और एक 10 का, 10 10 के 2 जोड़े बन रहे हैं, तो इनको बाहर निकाल लिया। अंदर कौन बचेगा, एक तो ये 2 बचेंगे, ठीक है, एक तो ये 2 बचेंगे और एक ये 10 बचेंगे, बस बाकी सारे बाहर आ जाएंगे। तो 10 इंटू 10 तो हो जाएगा 100, 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 300 √2 दाए 20, तो ये इसका उत्तर रहेगा। और देखो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को हम भुजा स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, ये इसका यूनिट होती है इसको मापने की। जैसे शक्कर को किलोग्राम में मापते हैं कि 2 किलो शक्कर लेके आओ, दूध को लीटर में मापते हैं, उसी प्रकार से क्षेत्रफल को वर्ग सेमी में मापा जाता है या वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। ऐसा नहीं हो फिर आप जैसे देखो फिक्स है, कुछ चीज़ें फिक्स है, जैसे शक्कर को जो मापा जाता है वो किलोग्राम में ही मापा जाता है। ऐसा नहीं हो आपको घर से कहा कि जा बेटे जो 2 किलो जो आपको ये शक्कर लेके आनी, ऐसा कभी नहीं कहा होगा कि जा दुकान से जो 2 लीटर शक्कर लेके आ, जा बच्चे 2 लीटर शक्कर लेके आनी है। तो क्योंकि वो सॉलिड जो होती है उसको लीटर में मापा जाता है और बाकी जो लिक्विड होता है उसको लीटर में मापा जाता है। ठोस जितने भी होते हैं आप इसको याद रखें, ठोस सॉलिड को हम किलोग्राम में मापते हैं और लिक्विड जो होते हैं उनको किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको याद रखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 39वां है, वर्ग चिन्ह ज्ञात करना। इन दोनों का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला तो आपको मैंने ऊपर बता ही दिया था। ये इसमें आपके जो निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा और बटे में आता है 2,
ठीक है। तो ये आपको लिखना है इसका फॉर्मूला, और इसमें आपको ये वाला देखना है। तो इसमें निम्न सीमा कितनी है, 140 है, और ऊपरी सीमा 150 है, और फिर 2 का भाग देना है। तो दोनों की जोड़ कितनी हो जाएगी, 100 और 100 200, और 40 50 90। तो 290 और बटे में 2, 290 में 2 का भाग देंगे तो 145 आएगा, जो कि इन दोनों के बीच का है। देखो 140 और 150 के बीच में है, इसका मतलब हमारा मध्यमान सही है। सेकंड वाला देखो 150 और 160 के बीच में, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को चेंज करेंगे। अब इसमें निम्न सीमा कितनी, 150 है, तो 150 प्लस ऊपरी सीमा 160 है, 160 और बटे में आएगा आपके 2। दोनों को जोड़ करो तो 100 और 100 200, और 50 60 110, 110 और 200 310 हो जाएगा। तो 310 और बटे में 2, भाग देंगे 2 का तो आधा हो जाएगा। तो 300 का आधा तो 150, और 150 और 5 और इसमें जुड़ जाएंगे तो 155 आ जाएगा। तो यहाँ इनका जो वर्ग चिन्ह है वो कितना आएगा, 155 आ जाएगा। फिर आपके बारंबारता बहुभुज किसको कहते हैं, तो जब ये जो आंकड़ों का जो आलेखी निरूपण करते हैं उसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, आलेखी निरूपण में जब आयत चित्र बनाते हैं तो इसके जो मध्य बिंदु होता है, आयत का जो मध्य बिंदु होता है उनको मिलान कर लेते हैं। ठीक है, इनको मिलान कर लेंगे। यह एक आयत चित्र है, ठीक है, ये वाले। तो इसको मिलान करने पर जो आलेख बनेगा उसको क्या कहते हैं, बारंबारता बहुभुज कहा जाता है। और ये संख्या रेखा पर अनुरूप 3 का जो निर्धारण है वो आपको जो प्रकार की सहायता से मैं एक अलग से वीडियो में आपको इसमें करवा दूंगा, क्योंकि इसमें वो इंस्ट्रूमेंट आपको इसमें दिखाना संभव नहीं है, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो ये मैं आपको अलग से समझा दूंगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि ये आपको दर्शाना है कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। डायग्राम बनाकर इसको जो सिद्ध करके बताना है। फिर आपका ये वाला जो आकृति दे रही है इसमें कोण ABCD के मान ज्ञात करना है। इसमें एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज है। और इसमें त्रिभुज में आपके जो तीनों कोणों का जो जोड़ है वो लगा लेना 180 डिग्री, और A का मान ज्ञात कर लेना। फिर इससे जो कोण भी आ जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके इसमें जो ये मान आपके 5A, ये 2A है, ये 3A है। तो तीनों की जोड़ कर लेंगे, 2A प्लस 3A प्लस 5 है बराबर 180 डिग्री। तो दोनों की जोड़, तीनों की जोड़ कितनी हो जाएगी, 10A हो जाएगा। तो 10A बराबर 180, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 180 बटे 10, यानी कि A का मान 18 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा आपके, ये आ जाएगा आपके 18 दूनी 36। तो ये हो जाएगा आपके, ये जो मान है आपके 2A बराबर 2 इंटू 18 बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 3A यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 18 जो कितना हो जाएगा, 18 3 54, और 5A यानी कि 5 इंटू 18 जो कितना आएगा आपके 90 आ जाएगा। 18 पंजे 90। तो ये तो आमने सामने के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक आपके आयत जैसे आकृति दिखाई दे रही, तो इसके आमने सामने कोण तो बराबर होते हैं। तो D तो आपके 90 हो जाएगा, और B भी आपके 90 हो जाएगा। जो बचा हुआ कोण है उनको भी हम बता देंगे। तो ये वाला जो कोण है, ये अगर आपके 3A वाला 54 है, तो ये वाला कोण भी कितना आ जाएगा आपके 54 ही आएगा, क्योंकि ये आपके जो एकांतर कोण बन रहा है, ये जेड बन रहा है। देखो इसमें यहाँ पर इसके अंतर्गत ये जेड बन रहा है। तो ये वाला 54 है तो ये भी 54 हो जाएगा, और 54 और ये 18 हो जाएगा। ये 18 है तो फिर ये वाला भी 18 ही हो जाएगा, क्योंकि एक शीर्षाभिमुख एकांतर कोण है, ये अल्टरनेट एंगल है। तो ये 18 हो जाएगा, और ये वाला 54 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जो जोड़ करेंगे तो ये भी 90 90 ही आ जाएंगे। 54 और आपके ये 18 इनको जोड़ लेंगे, इधर भी इनको जोड़ लेंगे, तो सारे आपके 90 90 हो जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस प्रकार से आपके रहेगा, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8, 11 और 32 इसका परिमाप दे रखा है। तो ये तो मैं सवाल पहले ही करवा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको और इसमें समझा देता हूँ किस प्रकार से इसको हल करना है। तो इसमें आपको क्या, 2 भुजाएं दे रखी हैं, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी हैं, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर पहले दे रखा है। तो एक तो इसकी जो भुजा है उसको मान लेंगे, ठीक है, और तीसरी भुजा को मान करके इसको हल करना है। तो A भुजा बराबर कितना दे रखा है, A भुजा बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा B बराबर दे रखा है आपको 11 सेंटीमीटर, और इसका जो परिमाप है वो हमें दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप बराबर हमें दे रखा है 8, 11 और 32। यहाँ परिमाप आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा में नहीं पता है, तो C का मान हम इसमें x मान लेंगे। तो C का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। C का मान इसमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा, फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, A प्लस B प्लस C, और ये परिमाप कितना दे रखा है, बराबर में 32 दे ही रखा आपको। तो मान लिख लो, इसमें A का मान 8 है, B का मान कितना है 11 है, और C का मान हमें ज्ञात करना है बराबर में 32। ये हो जाएगा आपके 8 और 11 19 प्लस C बराबर में
32। सी का मान ज्ञात करना है तो 32 में से 19 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, तो ये बचेगा सी बराबर 9 में से 2 में से देखो 9 नहीं जाते तो माइनस करेंगे 12 में से, 12 में से 9 गए तो 3 और ये 13। तो सी का मान कितना आएगा आपके 13 आ जाएगा। ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान 8 दे रखा है और बी का मान कितना दे रखा है 11 दे रखा है सेंटीमीटर में। अब आपको इसमें हीरोन का सूत्र लगा के इसमें आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एस का मान ज्ञात कर लो, तो एस का मान कितना आ जाएगा, तो एस का जो मान है वो आपके ए प्लस बी प्लस सी और बटे में आपका 2 आता है। तीनों की जोड़ पहले ही दे रखी है, वैसे तो इसमें आप 32/2 भी लिख सकते हैं, तो चाहे तो तीनों को जोड़ कर लेना, 13, 8 और 11 तो भी 32 ही होगा, और ये डायरेक्ट ही 32 लिखोगे तो भी आपका सही है। तो 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर आपका एस का मान है। तो एस ए बी सी का मान इस हीरोन के सूत्र में आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे, हीरोन सूत्र लिखेंगे। इसमें हीरोन का सूत्र क्या होता है, वो होता है आपका अंडर रूट एस कोष्ठक एस माइनस ए एस माइनस बी और एक होता है आपका एस माइनस सी। मान लिख लेंगे इसमें ए बी सी और एस का। एस का मान कितना है, एस का मान है आपके 16 कोष्ठक 16 माइनस ए का मान 8 है और 16 कोष्ठक बी का मान 11 है और 16 कोष्ठक सी का मान कितना है 16 माइनस सी का मान आपके 13 आया था। तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे, फिर से आगे सोल्व कर लेंगे। तो 16 के तो 16 आ जाएंगे यहाँ पे, इंटू 16 में से 8 गए तो 8 आएंगे, 16 में से 11 गए तो 5 आएंगे और 16 में से 13 गए तो 3 आएंगे। अब जो 2 के जोड़े में टूटते होंगे इनको तोड़ लेंगे, जो नहीं टूटते होंगे उनको वैसे वैसे छोड़ देंगे। तो 16 को लिख सकते हैं 2 × 8, क्योंकि पहले से 8 है तो इसको 8 में ही तोड़ेंगे। तो 2 × 8 × 8 × 5 × 3, तो 8 का एक जोड़ा बन जाएगा, इसको बाहर निकाल लेंगे, इसका एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, 8 बाहर आएगा, अंदर कौन बचेगा 2 × 3 × 5, तो 2 पंजे 10 × 3, तो 10 को 3 से गुणा करें तो 30 आएगा। तो 8 30 वर्ग सेमी इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से आपको इस सवाल को पूरा सॉल्व करना है। अगला सवाल आपका ये है कि एक लंबवर्ती शंकु का आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई जो दे रखी है आपको कितनी दे रखी है, वो आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले आपको जो बेलन का आयतन का सूत्र बताता हूँ, बेलन का आयतन होता क्या है। तो बेलन का आयतन होता है, देखो 2 फॉर्मूले बेलन के आयतन के, थोड़ा सा एक हिंदी में मैं आपको सूत्र बताता हूँ, फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये होता है बेलन का आयतन। तो बेलन किसा होता है, बेलन देखो बेलन का आधार वृत्ताकार होता है और इसकी ऊंचाई h होती है। तो इसका आधार वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² इंटू इसकी ऊंचाई h हो जाएगी, तो ये तो होता है आपके πr² इंटू इसकी ऊंचाई होती है h। तो ये बेलन का आयतन है। तो इसमें आपकी क्या दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आपके अगर इसमें शंकु का आयतन बनाना है तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन तो ये बस केवल 1/3 ही लिखना है इसमें आपके। शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 1/3 और πr² h। इसमें ये जो πr² है ये क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा और h इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो बस आपको इस सूत्र में ये सीधा मान लिखना है। इसका आधार कितना दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल 314 है और ऊंचाई आपको 15 दे रखी है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर लेना और 3 का भाग लगा देना है। तो 314 × 15, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू इसका मान कितना दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल तो 314 दे रखा है, इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 दे रखी है। तो इसको 3 के भाड़े से 15 को कटेंगे 5 बार और इसको 314 को गुणा करेंगे 5 से, तो 4 × 5 20 होता है, असल के 2 लगते हैं, 5 × 5 और 2 7 होते हैं और 5 × 15 होते हैं, तो 1570 ये है आयतन। तो इसमें क्या आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये हिंदी में लिखना चाहो तो गन से में लिख लेना, ठीक है, दोनों एक ही बात है। इस प्रकार से आपको बेलन के आयतन से इसका जो थोड़ा सा आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई वाला सूत्र इसमें याद रखना है। बाकी तो आर और एच होता तो सीधा ही लिखते ही इसमें, बाकी ये इसको थोड़ा सा काम में लिया हमने। अगला सवाल आपके ये है कि 2 गोले की जो त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। एक गोले की त्रिज्या r1 ले लेंगे, दूसरे गोले की त्रिज्या r2 ले लेंगे और इनके आयतनों का सूत्र लिख के फिर इसमें हम क्या करेंगे, अनुपात में इनको लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, माना कि प्रथम गोले की त्रिज्या r1 है, यहाँ आपको लिखना है माना कि प्रथम गोले की जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, वो r1 हो जाएगी, जो कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। और इसी प्रकार से द्वितीय गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी,
द्वितीय गोले की जो त्रिज्या है वो आपकी हो जाएगी R2 बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आयतनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे प्रथम गोले का आयतन या R1 त्रिज्या वाले गोले का आयतन और बटे में क्या लिखेंगे, R2 त्रिज्या वाले गोले का आयतन। यहाँ लिख लेंगे हम यहाँ पे R2 त्रिज्या वाले गोले का आयतन। सेम टू सेम आपको ये पूरी लाइन लिख लेनी है। इनका फॉर्मूला लिख लो आयतन का। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके R1 त्रिज्या वाले गोले का आयतन तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, और बटे में क्या आएगा आपके 4/3 पाई R2 क्यूब। इसमें 4/3 से 4/3 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। क्या बचेगा फिर आपका R1 क्यूब और बटे में R2 क्यूब बचेगा। R1 का मान कितना है, तो R1 का मान आपके 2 है तो 2 का क्यूब करेंगे, और R2 का मान कितना है 3 है तो 3 का क्यूब करेंगे। ये 2 और 3 हमें दे रखा है सवाल में, देखो ये 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, या 2:3 हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमें 2 और 3 दे रखा है। तो इनके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2 का अनुपात कितना, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो अगर R1 और इनका R2 का जो अनुपात दे रखा हो तो इनका वॉल्यूम का अनुपात ज्ञात करने के लिए इनका क्यूब कर लो, बस आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 8:27। जबकि इसमें जो इनका जो R1 और R2 दे रखा था, R1:R2 वो कितना दे रखा था 2:3 दे रखा था। तो सीधा ही वॉल्यूम में इनको 3 गुण, ठीक है, इसकी घात 3 हो गई। अगर ये क्षेत्रफल की बात करते तो हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो कमेंट करके बताना कि इन्हीं दोनों गोले का आपके जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इनका जो अनुपात कितना होगा, इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ये आयतन तो ये आ जाएगा 8:27। इनके जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आएगा, सेम आपके रेडियस है ये 2:3 में, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी थोड़ा आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला सवाल आपका ये है, क्वेश्चन नंबर आपका 47वां कि गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आइए गोले का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। गोले का आयतन क्या होता है, आपको इसमें व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे गोले का व्यास। तो स्पेयर गोले का जो व्यास है वो कितना दे रखा है आपको, गोले का व्यास ये d बराबर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है d बराबर आपको दे रखा है व्यास ये 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या रेडियस r बराबर होता है व्यास बटे 2, जो कितना हो जाएगा 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस गोले का आपको आयतन ज्ञात करना है, सॉरी देख लेते हैं आयतन ही ज्ञात करना है ना, हाँ इस गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो लगा लेते गोले का आयतन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसमें गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 4/3 पाई r क्यूब। r का मान तो हमने देख ही लिया 3 है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 लिखो या 3.14 लिखो, क्योंकि ये r का मान 7 से नहीं कटेगा, तो हम इसमें 3.14 ही लिख रहे हैं यहाँ पे। और बाकी आप 22/7 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जब तक नहीं कहे तब तक आप 22/7 लिख सकते हैं। r का मान 3 है तो यहाँ पे 3 का लिख लेंगे क्यूब, फिर इसका सोल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 4/3 इंटू 314, और बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, इंटू ये 3 3 9 9 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है, 1 3 से ये जो हमारा 27 है वो 3 बार 9 बार कट जाएगा, 9 3 27। अब संख्या नहीं कटेगी तो हम क्या करेंगे, इनको गुणा कर लेंगे और 100 का भाग दे देंगे। तो 4 को 314 से गुणा करेंगे, 4 इंटू 314 इंटू 9, और बटे में आएगा आपके 100। मैं अभी इसको 100 को नहीं काट रहा हूँ क्योंकि ये 2 जीरो लगा लेंगे, 2 जीरो छोड़ के पॉइंट लगा लेंगे। तो 4 चौक 16 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 3 12 इंटू 9 और बटे में 100। फिर 9 से गुणा कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 9 छंग 6 9 54 हासिल के 5, 9 5 45 और 5 50 हासिल के 5, और 9 दूनी 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23 हासिल के 2, 9 दूनी 9 एकम 9 और 2 11, और बटे में कितना आएगा आपके 100 आएगा। 2 संख्या छोड़ के 2 अंक छोड़ के इकाई की तरफ से पॉइंट लगा लो, तो 113.04 सेंटीमीटर क्यूब इसका फाइनल उत्तर रहेगा। इस प्रकार से आपको पूरे सवाल को ये सोल्व करना है।
ठीक है, आपको ये इसी प्रकार से आंसर यहाँ पे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 48 नंबर है कि एक शंकु का आयतन आपकी ये 132 घन मीटर है, ऊंचाई आपकी 14 मीटर है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आपको वॉल्यूम दे रखा है 132, तो यहाँ लिखेंगे 132 बराबर 1/3 इंटू पाई का मान अभी यहाँ पे 22/7 लिख लो, इसमें 22/7 इंटू आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो आर का स्क्वायर ही रखेंगे, इंटू एच का मान कितना है? एच का मान अपने 14 है, तो यहाँ आ जाएगा 14। ये 7 14 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है, और 7 और 14 कट गए 2 बार। फिर जो बचा हुआ इनको यहाँ से हटा देंगे, तो ये 3 22 और 2 को यहाँ से हटाएंगे तो 132 के भाग में आ जाएंगे 2 इंटू 22, तो और ये 3 इसके गुणा में चले जाएंगे ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 22 बराबर क्या आएगा आपका आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर 22 से जो 132 है वो 6 बार कट जाएगा, उसको हम काट देंगे यहाँ पे 22 से कम 22 और 22 संग 132, 2 के पार्ट से जो हमारा 6 है वो 3 बार कटेगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या बच रहा हमारा 3 इंटू 3 आ रहा है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा √3 इंटू 3, जो कि कितना आएगा आपके 3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल का जो आंसर आपके कितना आएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। शंकु की त्रिज्या आपके 3 सेंटीमीटर रहेगी। फिर आपके अगला सवाल है ये 49 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 कि बारंबारता सारणी का आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र में क्या होता है? पास पास में बनते हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, बारंबारता 18, ये 15 और 14 और 8 और 10, तो आपको इसमें ले लेना है 2-2 के गैप में, ये 20 तक आपको ले लेना है, और इधर आपको 5, 10, 15, 20 ऐसे लिख लेना है। तो उसका डायग्राम आपको इस प्रकार से बनाना है, एक तो आपको खड़ी लाइन खींच लेनी है और एक आपको इसकी आड़ी लाइन खींच लेनी है। ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष और ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष। तो यहाँ पर तो आपको लेना है 0, यहाँ पर लेना आपको 5, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 10, यहाँ हो जाएगा आपका 15, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 25 और 30। एक्स अक्ष पर आज हमने 5-5 का गैप लिया, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसा लिख लिया, और वाई अक्ष थोड़ा सा इसको तिरछा है तो उसको सीधा कर लेते हैं। ये आपका वाई अक्ष फिर भी तिरछा जा रहा है, इसको सीधा करते हैं, ये सीधा बन गया। और यहाँ पर आपको वाई का मान कहाँ से लेना है? 0 से लगा के 18 तक जाना है, तो हमको 2-2 के गैप में ले लेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 साती 14, 2 आठी 16, 2 नम्मे 18 और 2 दाएँ 20। तो मैंने इधर 2-2 के गैप में ये बारंबारता वाला मान ले लिया। अब हमें क्या करना है? 0 से 5 तक का जो आयत चित्र है वो 18 तक जा रहा है। आयत चित्र में इनके बीच में जगह नहीं छोड़ी जाती है, 0 से 5 वाला जो है यहाँ 0 से 5 वाला आपके 18 तक जाएगा, तो ये 18 से इसको इस प्रकार से मिलान कर लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आयत चित्र। ये आयत चित्र जो है इसमें आपको ये मिलान कर लेना है, ठीक है। ये वाला आपका आयत चित्र 0 से ये वाला हो जाएगा। इसमें आपको मैं थोड़ा सा कलर भर के भी साथ में बताता हूँ कि थोड़ा सा आपको जो अच्छा लगेगा इसमें। 1 मिनट, ठीक, इसको मैं कलर भर के इसमें थोड़ा सा सही कर देता हूँ। इस प्रकार से ये वाला 0 से आपको कलर नहीं बनना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाने के हिसाब से इसमें कलर भर के बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने ये 0 से 5 वाला 18 तक इसका जो आयत चित्र है वो आयत बना दिया, ठीक है। ये वाला हो जाएगा आपका 0 से 5 वाला। अब सेकंड वाला कहाँ तक जाएगा? तो सेकंड वाला जी 5 से 10 तक 15 तक जाएगा। अब 15 कहाँ पर है? तो 15 तो इसमें आपके है नहीं, तो 16 और 14 के बीच में आ जाएगा, तो वो आएगा आपके यहाँ पर 15 और 15 जो है वो, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा, और इसको 16 और 14 के बीच में ला के इसको यहाँ पे मिलान कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा कलर भर लेते हैं, कलर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको मैं आपके रेड से भर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको दिखने में ठीक लगेगा। ये थोड़ा सा मैंने इसको रेड में भरने की कोशिश की है, तो आपको थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आपने इस प्रकार से ये मिलान कर लेंगे, और मैं इसमें इसको कलर भर के छोड़ देता हूँ। थोड़ा सा आपको ये अच्छे लगने की मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टाइम ज़रूर लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको ये थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये दूसरा आयत बन गया हमारा 5 से लगा के 10 तक का। तीसरा जो आयत है वो कितने का है? तीसरा आयत 14 का है। 10 से 15 का आपके 14 तक जाना है, तो 14 वाला इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, इसे थोड़ा सा ये नीचे की ओर जाएगा, और इस 15 वाले को यहाँ से
मिलान कर लेंगे। ठीक है, ये 15 वाला मिलान हो जाएगा। इसको मैं वापस ब्लू से ही भर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके अलग अलग कलर में मैच हो जाएगा। ये लो 15 वाला भी हमने, मतलब 10 से 15 वाला भी हमने ये मिलान कर लिया, जो कि इस प्रकार से आपको ये भरा जाएगा। आपको ये इस अगर इनके बीच में जगह नहीं छोड़ेंगे तो ये वाला आपके आयत चित्र होगा, और जगह छोड़ दोगे तो ये आपका दंडालेख बन जाएगा, बार ग्राफ बनेगा। अभी जो बना रहे इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? हिस्टोग्राम इसको कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है ये 15 से 20 तक वाला 8 तक है। 15 से 20 तक वाला 8 है, इसको 8 तक ले जाएंगे। 8 वाला आपके ये रहा, तो ये आपके 8 वाला चला जाएगा 15 से 20 तक। आप तो इसको स्केल से माप से बनाएंगे तो थोड़ा सा ठीक बनेगा आपके। मैं वैसे ही बिना ही स्केल से इसको वैसे हाथ से खींच के बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है इसमें, क्योंकि बिना स्केल से मैं इसको आपके यहाँ पे खींच के ये बना रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज करेंगे और इसको अच्छे से आप और मेरे से और अच्छा वहाँ पे बना कराएंगे। तो तीसरा ये बन गया। चौथा आपके 20 से 25, तो 20 से 25 तक जाएगा ये 10, तो ये इसको 10 तक ले जाना है। 20 से 25 तक जो 10 तक जाएगा, अब ये इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 8 से थोड़ा ऊपर 10 तक जाएगा, तो ये 10 वाला थोड़ा सा ऊपर जाएगा इससे, उसको ऐसे यहाँ पे मिलान कर लेंगे। बस ये हो जाएगा आपके 10 वाला। तो मिलान कर लेते हैं, इसको भी कलर में भर देते हैं, और मैं आपको पूरा जो कलर करके बता ही देता हूँ। ये आपके हो जाएगा पूरा आयत चित्र। तो इस प्रकार से आपको जो अपना आयत चित्र वो बना लेना है। पैमाना क्या लिखोगे? पैमाना आपको लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पैमाना हमने लिया एक्स अक्ष पे तो 5-5 की गैप में, और वाई अक्ष पे लिया हमने 2-2 की गैप में। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स अक्ष पर पैमाना क्या लिया? एक्स अक्ष पर पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई, और वाई अक्ष पर पैमाना क्या हो जाएगा? वाई अक्ष पर पैमाना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो पैमाना वो लेकर के ये पूरा डायग्राम बना करके इसको अच्छे से समझाना है। तो इसमें एक तरफ तो हो जाएगा ये अंक, और दूसरी तरफ हो जाएगा वर्ग और बारंबारता। और सेकंड वाला भी इसमें आपके आयत चित्र ही बनाना है। तो इसी प्रकार से सेकंड वाला मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसको आप जो आयत चित्र इसका आप खुद बनाएंगे। ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60, 80 तक आपको लेना है। और ये संख्या कहाँ तक जाएगी आपके? ये आपके 22 तक जाएगी। तो सेम बनेगा आपके, मैंने 5-5 की गैप में लिया है, आपको 10-10 की गैप में लेना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसा आपको 100 तक ले लेना है। और इधर आपके जो ये 22 तक जा रहा है, तो आपको ये 20-22 तक आगे और ऊपर ये ले लेना है, और आपका ये वाला जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बन जाएगा। फिर आपके अगला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर आपके ये 52वां, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि इसमें आपके एक्स और वाई का मान दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा आपके 4x, तो 4 इंटू के एक्स का मान आपके 1 है, प्लस वाई का मान कितना 1 है, तो माइनस में आपके 5 के वाई, तो 5 माइनस 5 इंटू के इंटू 1, और प्लस में क्या हो जाएगा आपके प्लस में हो जाएगा आपका 1 का या के का स्क्वायर बराबर 0। तो ये कितना आएगा आपके -4 माइनस 5 के और प्लस में के का स्क्वायर बराबर 0। इसमें आपको के का मान ज्ञात करना है। 1 मिनट, तो के का मान ज्ञात करना, तो ये आपके द्विघात समीकरण बन गई, द्विघात बहुपद, तो इसको हल करना पड़ेगा गुणनखंड करके। तो ये 4 के टुकड़े करें, जिनको जोड़ाएं घटाएं तो 5 आ जाए, तो 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस का आपके के और माइनस के 4 के और प्लस में के का स्क्वायर बराबर 0। क्या कॉमन आएगा इसमें से? इसमें से 1 कॉमन आएगा, तो ये 1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा अपना 4 माइनस के, और इधर आपके माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस के 4 के कॉमन ले लेंगे, 4 के, तो यहाँ पे बचेगा आपका के माइनस 1। 1 मिनट, ये 1 मिनट, इसको थोड़ा सा माइनस का के कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा आपका 4 माइनस के बचेगा, और बराबर में 0 आएगा। तो यहाँ पे 4 माइनस के और 1 माइनस के बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके 4 माइनस के बराबर 0, तो के का मान कितना आ जाएगा आपके प्लस का 4 आ जाएगा। और यह आपका के 1 माइनस के, तो 1 माइनस के बराबर 0, तो के का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आपको हल करना है। फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला ये, इसमें आपको इसको दो हल ज्ञात करने, तो दो हल ज्ञात करने वाला मैंने ऊपर भी बताया था। एक बार x बराबर 0 लिखना है, दूसरी बार y बराबर 0 लिखना है, और उसके दो हल ज्ञात कर लेना है।
फिर ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार करवा रखा है कि त्रिभुजाकार खेत का परिमाप आपको दे रखा है 450 मीटर और भुजाओं का जो अनुपात है वो इस प्रकार दे रखा है। तो इसका क्षेत्रफल याद करने के लिए पहले इसके साथ में x मानेंगे, 13, 12 और 5 है तो 13x, 12x और 5x। फिर इसके साथ में x का मान याद करके और इसमें भुजाओं का निकाल करके फिर हेरोन का सूत्र लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी दो भुजाएं 18 और 10 दे रखी, परिमाप 42 दे रखा है। सेम क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं, ठीक है, वो 8, 11 और 32 वाला वही सवाल है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। सेकंड वाले का आपको कमेंट करके आंसर देना है। और उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। ये वाला मैं आपको करके बता देता हूँ। उस गोले का आपको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका जो आयतन ज्ञात करना है, जिसका जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है आपको, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 दे रखा है। तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² बराबर 154। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 22/7 × r² बराबर में 154। r का मान ज्ञात करना है तो इनको यहाँ से हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपके r² बराबर 154 × 7 और बटे में आएगा आपका 22 × 4। 22 से 154 7 बार कटेगा तो बचेगा क्या, 7 × 7 और बटे में 4 को लिख लेंगे 2 × 2, क्योंकि हमें r का स्क्वायर हटाना है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, √7 × 7 और बटे में 4 × 4 बराबर क्या आएगा, ऊपर से 7 और नीचे 4 आ जाएगा, सो 2 आ जाएगा। ये 4 × 4 नहीं, 2 × 2 ही है, तो 7/2 इसका जो क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अब गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी, 7/2 है। इसको पॉइंट में नहीं निकालेंगे क्योंकि भी हमें सवाल हल करना है। तो उसमें हमें आपको गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन का सूत्र लगाना आपको 4/3 πr³, ये गोले का आयतन होता है। तो मान लिख लेंगे इसमें 4/3, पाई का मान वही 22/7 और फिर r का मान कितना है, 7/2 का क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब आ जाएगा। तो ये आएगा आपके 4/3 × 22/7 × 7/2 × 7/2 × 7/2 आ जाएगा। काट देंगे जो करते होंगे उनको, एक साथ से एक साथ कट जाएगा। तो यहाँ पर ये 7 से 7 कट गया, फिर ये 4 के 2 के पार से ये 4 2 बार कट जाएगा और इस 2 के पार से 2 1 बार कट जाएगा। फिर बचेगा हमारा 2, तो ये 22 काट देंगे 11 बार। ऊपर अब आपकी 11 और 7 7 और बचे में 3 बच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 × 7 × 7 7 7 49 और बटे में आएगा आपका 3। इन दोनों को गुणा करके 3 का भाग दे देना, अपना आंसर इसमें आ जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके जो इनामी जो टेस्ट हुआ था उसके रिज़ल्ट की, ठीक है। आपका जो टेस्ट हुआ था, इनामी टेस्ट आपने जो दिया होगा टेस्ट 30 तारीख से 31 मार्च के बीच में जो आपका टेस्ट हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी बच्चा इसमें टॉप पर रहेगा, ठीक है, टॉप फर्स्ट बच्चा जो रहेगा, उस फर्स्ट बच्चे को आपको इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपके फ्री टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। और अगर आपने पहले से टेस्ट सीरीज ले रखी तो मैं आपको इसमें जो 51 की जो आपको जो इनाम की घोषणा की थी कि जो भी बच्चा टॉप रहेगा उसको 51 रुपये की जो पुरस्कार राशि आपको ऑनलाइन पे की जाएगी। तो आपके इसमें जो लगभग जो 350 बच्चों ने लगभग इसमें भाग लिया था, 300 से ज़्यादा बच्चों ने, लगभग 350 प्लस बच्चों ने भाग लिया था। और उसमें जो टॉप 15 बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट मैं आपके अनाउंस करने वाला हूँ। आप अपना रिज़ल्ट जो खुद जाके देख सकते हैं और अपनी रैंक भी देख सकते हैं। अब आपके इसी प्रकार से टेस्ट में आपके ऐप के ऊपर रोज़ाना कुछ प्रश्नों के जो टेस्ट आपके अपलोड करूँगा, ताकि आप खुद जो उसमें अपनी रैंक को देख पाएंगे किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है। तो उसको हम जल्दी शुरू करेंगे। अगर आप सभी का रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो रोज़ आपके जो कम से कम जैसे पहले शुरू की थी अर्धवार्षिक के बाद में, वैसे अब आपके जो रोज़ाना टेस्ट आपके ऐप के ऊपर एक फिक्स टाइम पे आपको दे दिया जाएगा कि इतनी बजे आपके टेस्ट ऑन हो जाएगा। तो आप उसमें दे सकेंगे। 20 से 25 प्रश्न का टेस्ट आपके होगा रोज़ाना। तो उसके लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। कई सारे बच्चों को रैंक शो नहीं हो रही है, उसका कारण एक ही है कि आपने जो अपना जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं कर रखा है। तो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक आपको वीडियो के नीचे भी दे रखा होगा और आप सीधा सर्च करेंगे श्री राम क्लासेस, तो भी आपको वहाँ पर जो अपना ऐप है वो मिल जाएगा, ठीक है। ऐप को जिन बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है वो प्ले स्टोर पर जाके एक बार अपने जो फीडबैक है वो ज़रूर लिखना, और आप चाहे तो उसको 5 स्टार रेटिंग भी दे सकते हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यहाँ से कुछ फ़ायदा मिलता है तो आप ऐप के ऊपर जाकर ऐप को जो 5 स्टार रेटिंग आप ज़रूर एक बार देना मेरे को, ताकि मेरे को पता लगेगा कि हाँ किन किन बच्चों ने यहाँ पे ऐप के अंदर जो चीज़ें टेस्ट वगैरह देखा है, तो उससे इससे 5 स्टार रेटिंग के बारे में मेरे को जानकारी मिल जाएगी। अब मैं आपको जो अपना रिजल्ट है वो यहाँ पे शो करता हूँ किन किन बच्चों ने यहाँ पे ऐप के अंदर टेस्ट दिया था। तो लगभग जो
350 प्लस बच्चों ने टेस्ट दिया था उसमें से, और 200 प्रश्नों का इसमें टेस्ट था, 201 प्रश्न, इसमें एक तो आपका फ्री प्रश्न था, वो 200 क्वेश्चन थे। इसमें से जो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मैंने आपको पहले ही कहा था, और 30 मिनट में इस टेस्ट को करना था। तो एक बच्चा है ये बीरबल के नाम से, बीरबल खिरोती, और इसने जो इस टेस्ट में 199 प्रश्न जो सही किए, 200 में से 199। इस बार आपको पता होगा कि जब आप एक बार टेस्ट देके जाएंगे तो आपके जो क्वेश्चन भी अलग अलग है। इसके अलावा इसके आपके जो ऑप्शन है वो भी आपको अलग अलग मिलेंगे। इस बार आपके रैंडमली न तो कोई बच्चा है जो इसमें आपके ऑप्शन भी अलग थे, और आपके क्वेश्चन के जो क्रमांक है वो भी अलग हैं। तो अलग अलग क्रमांक पे जब आप एक बार से ज़्यादा बार किसी टेस्ट को देंगे या किसी दूसरे फ़ोन में भी खोलेंगे तो भी आपकी जो क्वेश्चन क्रमांक एक है वो अलग अलग मिला होगा। तो इस कारण से जो फर्स्ट आया बच्चा उसका नाम है आपके बीरबल खिरोती, और सेकंड जो बच्चा है वो गिरीश धाकड़ है। तो वैसे तो सभी बच्चों को मेरी ओर से कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन जिन बच्चों ने भी इसमें टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी को बधाई के पात्र है, वो सभी को बधाई है। आपके नंबर कम आए हो तो आपको निराश नहीं होना है, आपको और तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें खूब सारे अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। कई बच्चों के जो जैसे इसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी थे, इसमें आईटी के क्वेश्चन भी थे कंप्यूटर वाले, इसमें आपके स्वास्थ्य शिक्षा के हेल्थ एजुकेशन के क्वेश्चन भी थे, इसमें आपके हिंदी के भी थे, सामाजिक के भी थे, विज्ञान के भी थे, गणित के भी थे। तो इतने सारे सब्जेक्ट का मिक्स एक टेस्ट था। तो हो सकता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में आपकी कोई कमजोरी रही हो तो उसके कारण आपका नंबर कम आए हो, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको और निरंतर प्रयास करते रहना है। आपने जो टेस्ट दिया वो भी बड़ी बात है, कई सारे बच्चों को तो टेस्ट देना भी नहीं आता है। तो अगर आपने टेस्ट दिया तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपकी रैंक क्या रही इस टेस्ट में, अपनी रैंक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। रैंक कैसे देखनी तो आप उसी टेस्ट में जाएंगे, आप यहाँ पे अपने ऐप के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको 3 लाइन मिलेगी। फिर आपको फ्री जो अपना टेस्ट है एक ऑप्शन मिलेगा फ्री टेस्ट, इस फ्री टेस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसमें आपका जो वो इनामी प्रश्न वाला जो टेस्ट है वो मिल जाएगा। उसमें जाकर के आप अपने रैंक के वो शो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सबसे टॉप पर हैं बीरबल, फिर आपके गिरीश धाकड़, इसके बाद में तेजाराम, और फिर आपके तोलाराम मीणा, और आयुष सैनी, गोविंद गुर्जर, नवीन बुनकर, देवराज भाटिया, और फिर इसमें रमेश साहू और भावेश कुमावत और शंकर पवार। इसके अलावा आपके इसमें शशिकांत मील, हेम सिंह जाटव, महिपाल बादू और एमडी खान। तो ये टोटल 15 विद्यार्थी वो हैं जो कि टॉप 15 की लिस्ट में आए हैं। इनके अलावा मैंने आपको कहा था कि जो भी बच्चा फर्स्ट रहेगा उस फर्स्ट बच्चे को आपको यहाँ पर जो एक टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलने वाली है। तो जिन भी बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ ले रखी है, अगर ये फर्स्ट आए थे इसमें ये बीरबल खिरोती और दूसरे है इसमें गिरीश धाकड़, तो इन दोनों बच्चों को इसमें जो 99 वाली जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको फ्री मिलने वाली है। तो आप अगर यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो इन दोनों बच्चों ने अगर आप यहाँ तक देखा है तो आप मुझे मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 00 69, इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर दें और अपनी रैंक के साथ में, ठीक है, आप जो इसमें मैसेज करें कि मेरा नाम ये है और मेरी रैंक यहाँ आई है, फिर मैं आपको वेरिफिकेशन करके आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको यहाँ पे आपके लिए जो एक्टिवेट करवा देंगे। ठीक है, इन दोनों बच्चों में से आप जो वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके या फिर अपना जो व्हाट्सअप नंबर इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जिन भी बच्चों ने ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज़ ले रखी है उन रोज़ाना इनको टेस्ट को देना है। ऐप के अंदर आपके खूब सारे पेपर पड़े हुए हैं, अलग अलग विषय के पेपर है, तो उनका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा धीरे धीरे सारे पेपर का। लेकिन आपको अगर और भी तैयारी और अच्छी करनी है तो आप खुद भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर पे या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी बच्चा आज भी अगर इसको टेस्ट सीरीज़ को लेना चाहता है तो आपको 99 में टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। इसमें आपको खूब सारे आपके पेपर मिलेंगे, आपकी तैयारी के लिए नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के रूप में जो अलग अलग सब्जेक्ट की। इसके अलावा मैं जिस पीडीएफ से पढ़ाता हूँ वो भी पीडीएफ आपको अपने ऐप के अंदर इसी 99 की टेस्ट सीरीज़ में आपको मिल जाएगी। मैंने आपको कहा था कि जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज़ लेनी है वो 1 अप्रैल से पहले ले लें, ठीक है। और जिन भी बच्चों ने ले लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, आपको ये टेस्ट सीरीज़ 49 में मिली। अब जो भी बच्चा इसको परचेस करेगा उसको 99 में पड़ेगी। तो जिन भी बच्चों ने पहले ले ली उनको बहुत बधाई के पात्र हैं। आप जो भी लेना चाहते हैं आप भी अभी भी ले सकते हैं, वो आपको 99 में ये मिल जाएगी। तो सभी बच्चों को इसमें टेस्ट में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप आगे भी मेहनत करते रहें और अपना नाम है वो इसमें लिस्ट में आगे और देखें। फिर आपके अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर इस प्रकार से है, इतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं, ये ज़रूर देख लेना कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना है जो
कौन सा भिन्न है, अनुपात ज्ञात करना है। एक आपके इसमें ये बारंबारता बहुभुज खींचना है, और इसमें भी आपके बारंबारता बहुभुज ही खींचना है। बिना चित्र बनाए इसमें आपको बारंबारता बहुभुज बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। क्या 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 करेंगे, इसमें मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। इनका मध्य बिंदु ज्ञात करके डायरेक्ट ही आपको बारंबारता बहुभुज निकालना है। जैसे इसका मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, 145, फिर 155, 165, 175, 185 और 195, और फिर इसकी बारंबारता बहुभुज जैसे इस प्रकार से आपको बनानी है। जैसे यहाँ पर संख्या हो जाएगी 20 तक संख्या है, तो आपको 5-5 के गैप में लेनी है, फिर 2-2 के गैप में भी आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, 5, 10, 15, 20 या फिर 2-2 के गैप में भी ले सकते हैं। इधर संख्या कहाँ से कहाँ तक है, तो 145, 195 तक है। तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस प्रकार से निशान लगा के इसको यहाँ पे सीधे ये जो शुरुआत कर लें 145 से। ठीक है, तो 145, फिर आपके 155, फिर आपके 165, फिर आपके 175, ठीक है, 185 और 195। फिर ऐसे 145 पे कितना है, तो 5 है, तो 5 के ऊपर आपको ये बिंदु लगाना है। 155 में आपके 10 है, तो ये आपको 10 के ऊपर बिंदु लगाना है। 165 में 20 है, तो ये आपके 20 के ऊपर जाएगा। और 175 के ऊपर आपके कितना है, 165 के ऊपर आपके, एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसमें क्या नहीं है, देखो 175, तो 175 का है आपके 9, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके थोड़ा सा ये 10 से नीचे 9 आ जाएगा। और 9 के बाद में फिर आपके है 6, 185 वाला 6, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर 6, और 195 वाला 2 है, तो ये इसके यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या करना है, इसको ऐसे मिलान कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से फ्री हैंड से इसको मिलान कर लेना है। तो ये वाला जो डायग्राम बनेगा, इसको बिना आय चित्र बनाए आपको बारंबारता बहुभुज बनाना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पूरा पेपर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। क्या अब आपको ऐसे ही पेपर चाहिए, ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए पूरे आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको जो अलग अलग पार्ट में वीडियो चाहिए। देखो ये इस पार्ट को मैंने कम समझाया, आपको पता होगा कि इसका मैंने एक अलग ही वीडियो बना रखा है। पार्ट अ का मैंने आपके एक भाग अ का आपने पूरा अलग ही वीडियो बना रखा है इन 30 प्रश्नों का, तो उसको लगभग लगे थे 45 मिनट, जबकि मैंने आपको इसमें 20 मिनट में इस वीडियो को यहाँ तक निपटाया था। तो फिर ये वीडियो थोड़ा सा अभी भी फिर भी 1 घंटे और 22 मिनट का बना है। तो अगर ये पूरा वीडियो एक साथ बनता तो लगभग ये जो 1 घंटे और 40 मिनट, पौने 2 घंटे तक का वीडियो बन सकता है। तो गणित के वीडियो थोड़े लंबे बनेंगे। आप कमेंट करके बता देना कि लंबे वीडियो ही बनाने हैं या फिर 2-2 भाग में वीडियो बनाने हैं, ताकि मेरे को अगला वीडियो जो बनेगा वो समझ में आ जाएगा कि आपको जो किस प्रकार से वीडियो चाहिए। और आपको 9th क्लास को अब टेंशन नहीं लेनी, पूरी तैयारी मैं आपको करवाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड करना और अपनी कक्षा के सभी बच्चों को भी बताना है। ठीक है, ताकि वो भी इसमें तैयारी कर सके। और आप जो अपना व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर आप मुझे अपना जो फीडबैक दे सकते हैं, साथ ही इस कमेंट सेक्शन में भी अपना जो फीडबैक वो मुझे भेज सकते हैं। तो मिलेंगे प्यारे बच्चे आपको अगले वीडियो में। और जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ली है वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपकी जो टेस्ट सीरीज वो एक्टिवेट करवा दूंगा। और जिन बच्चों को भी टेस्ट सीरीज लेनी है अभी भी, वो भी आप ले सकते हैं। बहुत ही शानदार आपकी जो तैयारी हो जाएगी, 99 में आप ये प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अपना व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना।